मिस्टर अहमद पटेल। उपसभापति महोदय, बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण पेयजल की कमी के बारे में जो अल्पकालिक चर्चा हो रही है, उसमें हिस्सा लेने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी भी हूँ। इसमें दो राय नहीं है कि जल जीवन के लिए भी आवश्यक है, उसके साथ साथ प्राणी, पेड़ और पौधों के लिए भी आवश्यक है। लेकिन विडंबना तो ये है कि पृथ्वी का अधिक हिस्सा पानी से ढका होने के बावजूद भी संसार में पेयजल का अभाव है। मैं किसी कोई पर्टिकुलर सरकार या दोषारोपण नहीं करना चाहता, मैं किसी का कसूर भी नहीं निकालना चाहता, लेकिन इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि इस गंभीर समस्या पे जिस तरह से ध्यान देना चाहिए था, नहीं दे पाए। हमेशा जब भी पंचवर्षीय योजना आती है या बजट आता है, क्योंकि आज़ादी के 5 दशक के बाद और 9 पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद भी आज भी हिंदुस्तान में ऐसे कई गांव हैं, कई ऐसे शहर हैं कि जिसमें पीने का पानी नहीं है। पानी है तो साफ नहीं है, या हर रोज मिलना चाहिए तो हर रोज मिल नहीं रहा है। पॉल्यूटेड वाटर है, प्रदूषित है, उसके लिए बीमारियां भी फैलती है, उस पर मैं बाद में आऊंगा जो रिपोर्ट है। लेकिन 34,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी और प्रदेश में भी इतने सारी राशि खर्च करने के बावजूद भी अभी भी ये समस्या वहीं की वहीं है। हमेशा ये कहा जाता है कि राज्य का विषय है, प्रश्न के जवाब में भी, उत्तर में भी या चर्चा में भी। लेकिन ज्योति अभी बता रहे थे हमारे साथी, और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने दिया कि जहां तक नेशनल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार इसमें ध्यान नहीं देगी या कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी, वहां तक ये समस्या हल होने वाली नहीं है। इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू डिसमिस द इश्यू ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर एज ए स्टेट इश्यू। राज्यसभा में क्वेश्चन नंबर 159 1 अगस्त 2001 को ये जवाब दिया गया था। However, legal position in terms of the constitutional provision is quite different. Article 256 says that Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List 1 of the 7th Schedule, Union List. Now entry 56 of the List 1 of 7th Schedule, that is Union List, reads as follows. Regulation and development of the interstate rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest. Entry 17 under List 2 of the 7th Schedule provides that water, that is to say water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water shortage and water power subject to the provision of entry 56 of the List 1. और उसी लिए मेरा सुझाव है, therefore it is clear that the central government is conferred with powers to regulate and develop interstate rivers, and therefore I call upon this government to utilize its power for benefit and welfare of people belonging to the scarcity hit areas. समस्या गंभीर इसलिए है कि यूनिसेफ का जो रिपोर्ट है उसको मैं यहां कोट करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है कि नियरली 1 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया डाई ऑफ डायरियल डिजीज ईच ईयर डायरेक्टली एज ए रिजल्ट ऑफ ड्रिंकिंग अनसेफ वाटर एंड लिविंग इन हाइजेनिक कंडीशंस. Some 45 million people are affected by water quality problems caused by pollution, by excess fluoride, जिसके बारे में केशु भाई भी जिक्र कर रहे थे, arsenic, iron, or by ingress of salt water. Millions do not have adequate quantities of safe water, particularly during the summer months, जिसका जिक्र पचौरी जी ने भी किया था.
In rural areas, women and girls still have to work long distances and spend up to 4 hours every single day to provide the household with water. With increasing opportunities for women to engage in productive employment, the opportunity cost of their time increasingly carries monetary value. If opportunity costs were taken into account, it would be clear that in most rural areas, households are paying for more water supply than the often nominal rates charged in urban areas. These considerations are yet to become a part of the decision-making criteria in water supply program. और एनजीओ जो नवदनिया जो न्यू दिल्ली से निकलता है, उन्होंने भी इसी तरह की कुछ बातें की है कि किस तरह से ये समस्या गंभीर है, जिसके बारे में मंत्री जी को भी मालूम होगा. Areas affected by drought are on the increase. As many as 30 of the country's total 35 meteorological subdivisions suffered from drought in the summer of 2001. In Chhattisgarh, 69 lakh people in 9 out of 16 districts. In Gujarat, 291 lakh people in 23 out of 25 districts. In Madhya Pradesh, 95 lakh people in 32 districts. In Orissa, 270 lakh people in 24 districts. In Rajasthan, 330 lakh people in 31 districts, 31 out of 32 districts. In Himachal Pradesh, 4 out of 12 districts. And in Maharashtra, 21 out of 36 districts. Groundwater is being non-substantively exploited, particularly in Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. In areas with extensive monocropping, such as Punjab and Haryana, this exploitation has reached 100% in some districts. In Mehsana, Gujarat, the rate of groundwater exploitation has increased by 145% between 1984 and 1992. The national cost of the fetching water is 150 million women days each year, causing a national loss of rupees 10 billion per year. 90 million days are lost every year due to waterborne disease. 80% of the children of India suffer from waterborne disease. Of this, 7 lakh die every year. 44 million people suffer from problems related to the water quality, the presence of the fluoride, iron, nitrate, arsenic and salinity. The sale of the bottled water is increasing by 30% every year. तो ये समस्या है और ये जब हालात है, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना होगा. बजटरी जो प्रोविजन था उसके बारे में सुरेश पचौरी जी ने यहाँ पे शुरू में ही जिक्र किया है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन खास तौर पे जो 3-4 चीज़ें हैं मैं मंत्री महोदय से उनके बारे में जानकारी चाहूँगा. राजीव जी का जो टेक्नोलॉजी मिशन था और उसमें जो राशि ईयरमार्क की गई थी, मुझे नहीं मालूम उसमें क्या हो रहा है. कम से कम अपने उत्तर में मंत्री जी इसके बारे में कुछ ये करें. दूसरे जो योजना है ARWSP, एक्सेलरेटेड वाटर सप्लाई प्रोग्राम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और PMGY प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, पैसे आप भेज रहे हैं प्रदेश की सरकारों को. क्या होता है पैसे का, इसका खर्च होता है या नहीं होता है, या वो पैसे कहीं और डाइवर्ट किए जाते हैं और काम के लिए. कम से कम इसके बारे में कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है भी या नहीं, अगर इसके बारे में अगर जानकारी अपने उत्तर में दें तो मैं उनका आभारी रहूँगा. और दूसरी एक चीज़ जो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा, 19 और 20 अक्टूबर 2001 को राज्यों के मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें कुछ सिफारिशें की गई थी. मैं सदन का वक्त लेना नहीं चाहता, सिफारिशें जो हुई थी उसकी जो रिपोर्ट आपके पास है, उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई, उसमें कुछ कदम उठाए गए, उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ कि नहीं, ये भी मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा. ख़ास तौर पे जो मेरा गृह प्रदेश है उसके बारे में केशुभाई जी ने बड़े अच्छे तरीके से उस पर प्रकाश डाला है. वहाँ की जो स्थिति है मैं समझता हूँ बद से बदतर है. पिछले कई सालों से जिस तरह से वहाँ सूखा है, वहाँ की जो नदियाँ हैं वो बरसाती है, बारिश पे आधारित है, बारिश होता है तो पानी मिलता है. और ख़ास तौर पे उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की जो परिस्थिति है वो काफ़ी भयंकर परिस्थिति है और भयावह है. उसके बारे में सरकार को ख़ास तौर पे ध्यान देना होगा.
और वहाँ की स्थिति मैं बद से बदतर इसलिए कह रहा हूँ कि नेशनल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है 2208 क्यूबिक मीटर है, लेकिन गुजरात में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी क्या है? 360 क्यूबिक मीटर। इससे पता चलता है कि वहाँ की स्थिति कितनी गंभीर है। पानी का जो स्तर है, लेवल है, बहुत ही नीचे गया है। हजारों फीट तक नीचे जाना पड़ता है ट्यूबवेल के लिए पानी निकालने के लिए। फ्लोराइड की बात की, लोग अपाहिज हो जाते हैं, लूले लंगड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि केशव भाई जी ने कहा कि वहाँ जो कुछ एरियाज है जहाँ लोग अपनी लड़की देने के लिए भी तैयार नहीं है। एक गंभीर समस्या है और उसके बारे में ख़ास तौर पे ध्यान देना होगा। स्थिति तो गंभीर यहाँ तक है, केशव भाई जी को मालूम होगा कि जब वही मुख्यमंत्री जी थे, पानी के लिए किसान आंदोलन कर रहे थे और उसी पे गोलियाँ जो बरसाई गई, इससे पता चलता है कि वहाँ की स्थिति कितनी गंभीर है। कानून और व्यवस्था की जो परिस्थिति है, वो स्थिति भी खराब होती जा रही है। स्रोत जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल में, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि यहाँ की जो योजना है उसके पैसे तो वहाँ पे प्रदेश में जाते हैं, वहाँ बजट में प्रावधान भी किया जाता है, वहाँ पे पाइपलाइन है, ओवरहेड टैंक भी है, लेकिन पानी नहीं है। क्योंकि उसके लिए जो पैसे चाहिए, बजट में तो प्रावधान किया जाता है, लेकिन पैसे चाहिए, पैसे होते नहीं हैं। 10 साल में गुजरात में 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान तो किया गया, लेकिन खर्च कितना हुआ? सिर्फ 2500 करोड़ का। कम से कम इन चीज़ों पे भी तो ध्यान देना होगा। आज गुजरात के 18,000 गाँव में से 7,300 गाँव ऐसे हैं जो गंभीर पानी की समस्या झेल रहे हैं। 25 में से 17 डिस्ट्रिक्ट झेल रहे हैं और जो म्यूनिसिपालिटी है 143 आउट ऑफ 143 98 म्यूनिसिपालिटीज ऐसी है कि जहाँ पे पानी की समस्या है और जहाँ हर रोज़ पानी मिलना चाहिए, या तो हफ्ते में 1 बार मिलता है या 2 बार पानी मिलता है। जो भूकंप आया उसकी वजह से जो पानी के स्रोत थे वो भी बंद हो चुके। शहरों की हालत है वो तो उससे भी बदतर है, क्योंकि म्यूनसिपालिटी के पास पैसे नहीं है, कुछ साधन ही नहीं है। नर्मदा के बारे में, सरदार सरोवर के बारे में केशव भाई जी जिक्र कर रहे थे, मैं उनके साथ सहमत हूं। हम सबको मिलकर उसका हल ढूंढना होगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस कि वहाँ की प्रदेश की सरकार ने अगर ध्यान दिया होता, जो लीगल बैटल चल रहा था उस पर अगर ठीक तरह से ध्यान दिया होता तो ये परिस्थिति, स्थिति नहीं होती। राजीव जी प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री जी, मुझे याद है, खुद गए थे। एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस था उन्होंने जाके दिया, जोरों से काम शुरू हुआ था। काम शुरू होने के बाद पिछले कुछ सालों में क्यों बंद हो गया? मध्य प्रदेश की सरकार को सिर्फ दोष देना ये बात ठीक नहीं है। उससे पहले और भी सरकार थी जो आपकी पार्टी की सरकार थी, उनका रवैया क्या रहा उसकी और भी ध्यान देना होगा। और प्रधानमंत्री जी जब चुनावी प्रचार के लिए गए थे, मैं कोई राजनीति लाना नहीं चाहता, लेकिन जब केशव भाई जी ने जिक्र किया तो मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, आप भी वो डायस पे थे आडवाणी जी की कैंपेन के लिए जब गए थे तब, कि जिस तरह से कावेरी का मसला हमने हल किया है मुख्यमंत्रियों को बिठा के, हमारी सरकार आएगी, हम सब मुख्यमंत्रियों को बिठाएंगे और इसका हल भी हम तुरंत निकालेंगे। आज उसको भी कितने साल हो गए। मैं समझता हूं हम लोग साथ मिलके, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, सब एमपीज को साथ जाके बात करके इसका हल निकालना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के मध्य प्रदेश में उनका बचाव करना नहीं चाहते, उनको भी जो कहना है मैंने कहा है, उनको भी मैंने चिट्ठी लिखी हुई है। लेकिन उन्होंने गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री है मोदी जी के साथ बैठ के, अमर सिंह चौधरी के प्रेजेंस में जब लीडर्स थे उनके साथ बैठ के बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके बारे में जो भी सहयोग देना होगा सहयोग देने की हमारी तैयारी। सिर्फ दोषारोपण से काम नहीं चलेगा, बैठ के उसका मेरे ख्याल से कोई रास्ता निकालना होगा और उसमें हमारी तरफ से जो सहयोग देना है, मैं उनके साथ सहमत हूँ कि जहाँ तक सरदार सरोवर नहीं होगा वहाँ तक गुजरात का पानी का मसला हल नहीं होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है, वो हमारा प्राण प्रश्न है और उसके लिए गुजरात के लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है और उसमें हम गुजरात के लोगों के साथ हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब सरदार सरोवर नहीं हो रहा था तो एक योजना बनी थी जो कांग्रेस की सरकार थी, नर्मदा से पाइपलाइन ले जाके सौराष्ट्र और बाकी एरिया, मुझे नहीं मालूम उसके बाद उसका क्या हुआ, क्यों बंद हो गई, क्यों बंद किया गया। उन्होंने चेक डैम के बारे में जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है चेक डैम बनाना। 40 और 7 का जो रेशियो है उसमें 14,000 मेरे ख्याल से हज़ारों चेक डैम बने कहा जाता है। मुझे नहीं मालूम वो चेक डैम की क्या स्थिति है, क्या हालत है। कम से कम उसके बारे में भी थोड़ा सर्वे होना बहुत ही ज़रूरी है। पता नहीं अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो चेक डैम की क्या हालत होगी, वो अगर वहाँ के लोगों को पूछेंगे तो ही पता चलेगा कि वहाँ के चेक डैम की स्थिति क्या है। नतीजा तो तब आता है कि जब चेक डैम बने, पानी उसमें ये हो और वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे सोचना होगा। मैं सदन का ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता,
लेकिन जो कुछ सजेशंस है खास तौर पे ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस के बारे में जो मैंने ये किए हुए हैं, मैं मंत्री महोदय के सामने, सदन के सामने आपके माध्यम से मंत्री महोदय के सामने रखना चाहूँगा कि देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम, जिसके बारे में शुरू में ही जिक्र आया था, एंड पर्टिकुलरली रेन वाटर सो दैट द ग्राउंड वाटर टेबल कुड बी ब्रॉट अप. Major rivers of the country are required to be connected with each other so that the water grid can be established and water can be supplied to scarcity heat areas. For such grid via a network of the canals. There is a need to encourage traditional methods of water shortage like lakes, wells and water tanks. Nowadays there is a tendency of the leveling out of structures for real estate purpose. Prohibition must be imposed on such activities. Drinking water must be supplied through pipelines. Wherever there is no source of water, an effort should be made towards exploring fresher avenues for finding out the source. Important and crucial projects like Sardar Sarovar Yojana must be given prime importance. Possibility of employing innovative technologies like reverse osmosis, membrane technology and desalination plants, खास तौर पे कच्छ एरिया बाकी जगह पे ये करने की जरूरत है. कुछ शुरू हुआ है, उसको आगे चलाने की जरूरत है. Desalination plants for the converting saline and non-potable water into potable water has to be explored for implementation in coastal and no source areas. I believe that even the economic viability of such technologies will be compared favorably with that of laying long distance pipelines and creating pumping facilities. Central government should provide huge financial resources to local self-government bodies and make it a joint effort. क्योंकि आज पंचायत म्यूनसिपालिटी के पास पैसे ही नहीं है. जहाँ तक उनके पास राशि नहीं आएगी, पैसे नहीं आएंगे, तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये योजनाएं जो स्कीम्स है कागज़ पे ही रह जाएगी, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा. ये कुछ जो सजेशन सुझाव है मैंने सदन के सामने रखे हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जनेश्वर मिश्रा.